ध्यान रखो जो कह रहा हूं, कोई कहने वाला नहीं है। पूरा करेंगे जो वादा किया है, तोड़ेंगे नहीं। तो इसका सबूत ये देखो, 100 रुपए का स्टैंप पेपर पर लिख कर दिया। यदि पूरा नहीं किया तो आपको हम पर मुकदमा करने का अधिकार होगा, जेल में भेजने का अधिकार होगा। है कोई पार्टी भारत भर में या उत्तर प्रदेश में जो इस तरह का स्टैंप पेपर लिख कर दे सकती हो? किसी की है औकात? कोई पार्टी स्टैंप पेपर पर लिख कर नहीं दे रही है। स्टैंप पेपर पर लिख के दिया जा रहा है। साथियों, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया है, उसके संबंध में 2-4 समझदारी की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि दूसरे पार्टी के लोग आप लोगों को क्या कहते हैं? स्कूटी दूंगी। प्रियंका गांधी कहती है स्कूटी दूंगी। जब वो कहती है स्कूटी दूंगी, आप सुनते हो तो कौन से समझदारी की बात पता चलती है? स्कूटी दूंगी। आपने सुना स्कूटी दूंगी? समझदारी की कौन सी बात भेजने गई? समझदारी की कोई बात तो होता ही नहीं। अखिलेश यादव कहता है 1 किलो घी दूंगा। चलो तूने कह दिया, हमने सुन लिया। समझदारी की कौन सी बात? घी दूंगा। इसमें समझदारी की कौन सी बात? कोई राजनीतिक नेता, कोई राजनीतिक दल आपको 4 समझदारी की बातें बताना नहीं चाहता, आपको समझदार बनाना नहीं चाहता। क्यों समझदार बनाना नहीं चाहते? जानते हो क्यों समझदार बनाना नहीं चाहते? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर आप लोग समझदार बन गए तो भाई अगले चुनाव में दौड़ा कर मारेंगे, तो आपको समझदार बनाना नहीं चाहते। तो केशव प्रसाद मौर्य अपने गांव में गया वोट मांगने के लिए। तो गांव के लोगों ने कहा पिछली बार तो तू मुख्यमंत्री बनने के लिए आया था और हमारे पास अभी उप बनकर चुप हो गया। पिछली बार तू मुख्यमंत्री बनने के लिए आया था, उप बनकर चुप हो गया, और अब तू हमारे पास आया, लोगों ने उसको दौड़ाया। तो इस तरह से लोग जब समझदार हो जाते हैं तो नेताओं को दौड़ा कर मार सकते हैं। इसलिए आपको समझदारी की कोई बात बताना नहीं चाहते। मैं 2-4 समझदारी की बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आजादी के आंदोलन में गांधी जी और नेहरू जी कहा करते थे देश के आजादी के लिए लड़ेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ूंगा। ध्यान रखो जो कह रहा हूं, कोई कहने वाला नहीं है। गांधी नेहरू ने कहा था देश के आजादी के लिए लड़ूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ूंगा। देश की आजादी की लड़ाई और देश में रहने वाले लोगों की आजादी की लड़ाई, 2 बातों में फर्क। समझदारी की बात बताना चाहता। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है। ये एक गठबंधन का नाम है। उत्तर प्रदेश में 13 पार्टियों को मिलाकर, जो शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, बैकवर्ड क्लास की और माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी भी शामिल है, ऐसी 13 पार्टियों को मिलाकर हमने ये गठबंधन बनाया है। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा गठबंधन का नाम है, पार्टी का नाम नहीं है। जैसे सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, उन्होंने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया, वो उसकी चेयरपर्सन है। अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आज दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है और नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री है। ये उसी तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक गठबंधन है। उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र नहीं है, एक राज्य है। तो फिर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया? तो आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में 500 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन होना चाहिए और देश में भी परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया।
तो ये फेंकने के लिए नहीं बोल रहा हूं जैसे नरेंद्र मोदी फेंकता रहता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने फेंका था 15 लाख रुपए दूंगा, तो उसके गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ये जुमला था, फेंकने वाला मामला था। क्यों फेंका था? फेंकने से वोट मिलता है इसलिए फेंका था। तो इसका मतलब है ये फेंकना था वोट लेने के लिए, समेटने के लिए, हमारे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो खुद ही कह रहे, तो मैं इस तरह से फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं 19 साल की उम्र से ये जंग, ये लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी मेरी उम्र 65 साल की है। 45 साल से लगाकर आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा संगठन फैला हुआ है। इतने सालों के मेहनत से इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, इसलिए फेंक नहीं रहा हूं। जो इतने साल मेहनत से संगठन खड़ा किया उसके आधार पर बोल रहा हूं। इतना बड़ा, इतना विशाल संगठन खड़ा किया, 2 बार भारत बंद किया। 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में। 200 पॉइंट रोस्टर लागू होना चाहिए इसके लिए। अब जब भारत बंद किया तो नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करके 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। नहीं तो नरेंद्र मोदी को आप जानते हो कितना अकड़ू आदमी है। नरेंद्र मोदी को आप जानते हो कितना अकड़ू आदमी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लोग साल भर बैठे रहे बात करने के लिए, मगर ये अकड़ू आदमी ने बात नहीं किया। कानून वापस ले लिया मगर बात नहीं किया। इतना अकड़ू आदमी है। मगर हमने भारत बंद करके इस अकड़ने वाले आदमी को सीधा किया और संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। ये इतना बड़ा संगठन हमने सारे देश भर में बनाया। वैसे मैं देहाती आदमी हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो मैं अपना अनुभव भी आपको बताना चाहता हूं। गांव में लोग कहते हैं, देहात में लोग कहते हैं कि मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। ध्यान से सुन लो, क्या कहते हैं गांव में? कि मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। बोलते घी लगाओ, जब उसको सीढ़ी पर बांधते हैं, कोरा कपड़ा लगाते हैं, उसके बाद भी रस्सी से बांधते हैं, पता नहीं साला चलते चलते कहीं अकड़ ना जाए। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। ये नरेंद्र मोदी भी बहुत अकड़ता है। सीधा किया उसने। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद किया। उसके पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली कहते थे सीए 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 सीए, डेली कहते थे। जैसे ही 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया, सीए कहना ही भूल गए। तब से अब तक सीए कहना ही भूल गए। अब कोई सीए नहीं कहता है। तो इस तरह से इतने बड़े विशाल संगठन के द्वारा ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। छोटा मोटा संगठन नहीं, 45 साल जिंदगी के लगाया। इसके आधार पर कह रहा हूं कि 2024 में 500 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अभी से तैयार करने के लिए बोल रहा हूं। इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। साथियों, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया है, उसके संबंध में 2-4 समझदारी की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि दूसरे पार्टी के लोग आप लोगों को क्या कहते हैं? स्कूटी दूंगी। प्रियंका गांधी कहती है स्कूटी दूंगी। जब वो कहती है स्कूटी दूंगी, आप सुनते हो
तो कौन सी समझदारी की बात पता चलती है? स्कूटी दूंगी। आपने सुना स्कूटी दूंगी। समझदारी की कौन सी बात भेजे में गई? समझदारी की कोई बात तो बता ही नहीं। अखिलेश यादव कहता है 1 किलो घी दूंगा। चलो तूने कह दिया, हमने सुन लिया। समझदारी की कौन सी बात है? घी दूंगा। इसमें समझदारी की कौन सी बात है? कोई राजनीतिक नेता, कोई राजनीतिक दल आपको 4 समझदारी की बातें बताना नहीं चाहता, आपको समझदार बनाना नहीं चाहता। क्यों समझदार बनाना नहीं चाहते? जानते हो क्यों समझदार बनाना नहीं चाहते? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर आप लोग समझदार बन गए तो भाई अगले चुनाव में दौड़ा दौड़ा करना मारेंगे, तो आपको समझदार बनाना नहीं चाहते। तो केशव प्रसाद मौर्य अपने गांव में गया वोट मांगने के लिए। तो गांव के लोगों ने कहा पिछली बार तो तू मुख्यमंत्री बनने के लिए आया था और हमारे पास अभी उप बनकर चुप हो गया। पिछली बार तू मुख्यमंत्री बनने के लिए आया था, उप बनकर चुप हो गया, और अब तू हमारे पास आया, लोगों ने उसको दौड़ाया। तो इस तरह से लोग जब समझदार हो जाते हैं तो नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार सकते हैं। इसलिए आपको समझदारी की कोई बात बताना नहीं चाहते। मैं 2-4 समझदारी की बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आजादी के आंदोलन में गांधी जी और नेहरू जी कहा करते थे देश के आजादी के लिए लड़ेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ूंगा। ध्यान रखो जो कह रहा हूं, कोई कहने वाला नहीं है। गांधी नेहरू ने कहा था देश के आजादी के लिए लड़ूंगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ूंगा। देश की आजादी की लड़ाई और देश में रहने वाले लोगों की आजादी की लड़ाई, 2 बातों में फर्क। समझदारी की बात बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया और हमारे लोग आजादी में पुलिस चौकी में जाकर FIR दाखिल करने के लिए जाने लगे। तो पुलिस चौकी का इंचार्ज क्लास 3 पोस्ट का पुलिस वाला आदमी FIR नोट करने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि FIR दाखिल करना संवैधानिक अधिकार है भारत के प्रजा का, नागरिकों का, मगर एक चौकी इंचार्ज क्लास 3 पोस्ट संविधान के विरोध में जाकर, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जाकर FIR दाखिल नहीं करता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम आजाद भारत में आजाद नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी नेहरू को कहा था देश को तो आजादी मिल गई, मेरे लोगों के आजादी का क्या? अंग्रेजों को कहा मेरे लोगों के आजादी की व्यवस्था किए बगैर, संविधान लागू किए बगैर हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर ने भी कहा संविधान लागू करना होगा। संविधान सभा का चुनाव हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनकर गए और चुनकर जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर गए और उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद 1952 को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आंकड़ा बता रहा हूं, चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री। मैं बगैर सबूतों के कोई बात बोलता नहीं हूं। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए। अनुसूचित जाति जनजातियों के 22.5% मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आजाद भारत के प्रथम संसद पर कब्जा किया, ब्राह्मणों का कब्जा करवाया और देश के आजादी के लिए शहीद होने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया, धोखाधड़ी किया। क्योंकि आजादी केवल ब्राह्मणों को आजाद करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये लड़ाई उसके लिए नहीं लड़ी गई थी, मगर ऐसा विश्वासघात उन लोगों ने किया और ऐसे ऐसे कानून बनाए कि आज 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव हो तो ग्राम पंचायत में 3.5% वोट वाला आदमी पंचायत में पंच चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बन सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं।
जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी ये सही प्रधानमंत्री नहीं है। ये ब्राह्मणों के द्वारा, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी। नामधारी आपके समझ में नहीं आएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का उपयोग किया हुआ शब्द है। मैं महिलाओं की माफी चाहता हूं पहले बताने के पहले उदाहरण, एक गांव का उदाहरण देता हूं तो बात समझ में आएगी नामधारी का क्या मतलब होता है। गांव में शादी होती है तो गांव का आदमी परिचय कराता है, ये कौन है? ये मेरी शादीशुदा बीवी है। और ये दूसरी औरत कौन है? ये ऐसी ही रखी हुई है। क्या कहता है? ऐसी ही रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। चलो 2-4-5 लोगों को समझ में आया, ज्यादा समझ में नहीं आया। तो साथियों, मैं आपको बात समझा रहा हूं, कोई समझाने वाला नहीं है। 1 किलो घी की बात तो कर सकता है, स्कूटी की बात कर सकता है, समझाने का काम कोई नहीं कर सकता। तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज सुनो, जो हम कह रहे हैं 2-4 बातें दिमाग में जाने दो ना, तो दिमाग ठीक हो जाएगा, कचरा दिमाग से बाहर निकल जाएगा। तो बात आपको मैं समझा रहा हूं ताकि बात आपके समझ में आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। साथियों, ये जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं, डेली कहते हैं, विकास 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 विकास। हम गांव में गए और एक बुजुर्ग चाचा को पूछा, ये चाचा विकास को जानते हो? तो गांव के बुजुर्ग चाचा ने कहा, हाँ जरूर जानते हैं। बताइए, हमारे गांव में कौन है विकास? कहा कि हमारे गांव में नारायण है, नारायण के बेटे का नाम विकास है। हमने कहा, चाचा मैं नारायण के बेटे का नाम विकास नहीं पूछ रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी जो है डेली विकास 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 चिल्लाता रहता है, मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ। तो बुजुर्ग चाचा ने कहा, देखो बेटा, मैं जवान था तो अच्छी तरह से आंखों से देखता था, अब बुढ़ऊ हो गया, इस इलाके की भाषा बुढ़ऊ हो गया हूँ, तो अब थोड़ा कम दिखाई देता है। न जवानी में कभी विकास दिखाई दिया, न बूढ़ा में कोई विकास दिखाई दिया नरेंद्र मोदी का। और गांव में कोई विकास आंखों से कभी दिखाई नहीं दिया। तो नरेंद्र मोदी कहता है उत्तर प्रदेश में कि तेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। तो आप जब बस पकड़ने के लिए जाते हो तो रोजवेट के बस स्टैंड पर जाते हो, रेल पकड़ने को जाते हो तो रेलवे स्टेशन जाते हो, विमान पकड़ने को जाना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ता है। हमारे यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी विमान में बैठा है? हाँ भाई, कोई बैठा है? कोई बैठा नहीं, न बैठने का सोच सकता है। और नरेंद्र मोदी कहता है तेरा एरोप्लेन वो एयरपोर्ट बनाया। तो हमारा विमान के साथ क्या संबंध है? एक संबंध है, जब एरोप्लेन उड़ता है और गांव पर से गुजरता है तो घर के अंदर चूल्हे के पास हाथ सेकते हुए बैठा हुआ आदमी एरोप्लेन की आवाज सुनकर दौड़कर आंगन में आता है और आंगन में आकर देखता, अरे एरोप्लेन जा रहा है। बस ऐसा देखकर ही कहता है एरोप्लेन जा रहा है, इतना ही उसका संबंध है, बाकी और कोई संबंध नहीं है। जिंदगी में बैठने का भी सोच नहीं सकता। तो ऐसे विकास का क्या करने का? चाटने का। जैसे खाना खाते दौरान आदमी अचार को चाटता है, चले चाटने का तेरे विकास को क्या करने का? नरेंद्र मोदी कहता है उत्तर प्रदेश में हमने रोड का विकास किया। 1 लेन रोड था, 2 लेन बनाया, 2 लेन रोड था, 4 लेन बनाया, 4 लेन रोड था, 6 लेन बनाया, 6 लेन रोड था, 8 लेन रोड बनाया। हाँ भाई, ये तो बनाया तो मानना तो पड़ेगा। मगर वहां लिखा हुआ है एक्सप्रेस हाईवे पर यहाँ कोई बैलगाड़ी नहीं चला सकते, यहाँ कोई घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, यहाँ कोई मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, साइकिल तो बिल्कुल नहीं चला सकते, और पैदल से कोई गरीब आदमी बिल्कुल वहां चल नहीं सकता। लिखा हुआ है। अरे तो गरीब आदमी जब पैदल नहीं चल सकता, साले तेरे एक्सप्रेस हाईवे रोड का चाटे क्या करे? विकास करता है। विकास काहे का विकास? हमें गरीब लोगों को क्या चाहिए? बहुत बड़ी बातें हम नहीं कर रहे हैं। क्या चाहिए हमें गरीब लोगों को? हम गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से
अब रोटी कपड़ा मकान तो आप लोगों ने दूसरों से भी सुना होगा, हम कुछ और बात कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से। ये इज्जत से जो है ना, ये है बहुत महत्वपूर्ण बात। नहीं तो वो क्या कहते हैं, हम आपको 5 किलो अनाज देंगे। अरे तुम्हारे 5 किलो अनाज मुफ्त में खाकर साली हराम का खून बनेगा। सम्मान स्वाभिमान हराम का खून बनने से मिलने वाला नहीं है। तो हम लोगों को हजारों सालों से इस देश में हमारे लोगों ने मेहनत किया, पसीना बहाया, कष्ट किया, अपने परिवार का पालन पोषण किया। हमें तुम्हारी मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, सम्मान के साथ चाहिए। नरेंद्र मोदी ने साथियों, नरेंद्र मोदी ने जब पीएमओ ऑफिस में 5 किलो अनाज देने की मीटिंग बुलाई तो अधिकारियों को कहा 5 किलो के साथ साथ 1 किलो नमक भी देना। तो अधिकारियों ने कहा सर पहले ही खर्चा बहुत हो रहा है, 1 किलो नमक देने से और खर्चा बढ़ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कहा तुम्हारा ये 5 किलो अनाज देने से वोट मिलने वाला नहीं है। तो अधिकारी ने पूछा सर 1 किलो नमक देने से वोट मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, खिसड़ी जाति का हूँ। बैल को घुमाकर हम तेल निकालने वाली जाति है, कोलू का बैल। हम केवल बैकवर्ड ही नहीं, मोस्ट बैकवर्ड है। तुम जानते नहीं हो गांव के लोगों को, हम जानते हैं। अगर 1 किलो नमक दोगे और गरीब का आदमी जब नमक खाएगा हमारा नरेंद्र मोदी का, तो बोलेगा हम नमक हराम नहीं बनना चाहते हैं, हम नमक हलाल बनेंगे। धोखाधड़ी की बात कर रहा है, धोखाधड़ी की बात कर रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह से धोखाधड़ी की बात कर रहा है तो जो हमारे साथ धोखाधड़ी करेगा उसके साथ हमें भी धोखाधड़ी करना चाहिए। जब वो हमसे धोखाधड़ी करे हम भी उसके साथ धोखाधड़ी करें, बराबरी होगी, बराबरी होगी। तो हमारा आंदोलन बराबरी का आंदोलन है। अब जब आप उनके साथ बराबरी करोगे ना तो अगली बार क्या कहेगा, अरे नहीं भाई अब लोग बराबरी में आ गए, अब लोग समझदार हो गए हैं, अब ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो समझदारी की बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, बेरोजगार भत्ता नहीं तो स्वयं रोजगार। मैं अमेरिका गया, लंदन गया, पेरिस गया, यूरोप गया, वहां जिलाधिकारी कार्यालय में कोई बेरोजगार आदमी जाता है और लिख देता है मैं बेरोजगार हूं, तो अधिकारी कहते हैं अकाउंट नंबर है? हाँ है, लिखो। वो अकाउंट नंबर लिखवाता है, वो आदमी बेरोजगार घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। क्यों? इतनी जल्दी कैसे होता है? अरे सारा कंप्यूटराइज्ड है, बटन दबाओ अकाउंट में चला जाता है, कोई पैसा भरना नहीं पड़ता है, केवल कंप्यूटर में बटन दबाओ पैसा अकाउंट में चला जाता है। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, होना चाहिए। अरे वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता? पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी भारत सरकार का बजट बना 38 लाख करोड़। हमारे लोगों को जब मैं पूछता हूं कि आंकड़ा कितना होता है तो बोलते हमें तो समझ में नहीं आ रहा कितना होता है, हमारी औकात तो ज्यादा से ज्यादा लाख तक गिनने की है। तो ये आंकड़ा है 38 लाख करोड़। तो हमने एक प्रोफेसर को जो मैथ का टीचर था उसको पूछा, गुरुजी 38 लाख करोड़ रुपया कागज में शून्य लिखकर बताओ, कागज में शून्य लिखकर बताओ। तो उसने हाथ में कलम पकड़ने के बजाय हाथ में माथा पकड़ा, साला पता नहीं कितना शून्य लिखना होगा। इतना बड़ा आंकड़ा 38 लाख करोड़, केवल 1 साल का खर्चा। राज्य का अलग, महानगर पालिका का अलग, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का अलग। पैसे की भारत में कोई कमी, कोई टैक्स की कोई कमी नहीं है। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। बताया आप लोगों को, आप अपने घर में कोई चीज खाते हो, दुकान से लाते हो, हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है। सबसे लोएस्ट बात नमक, नमक पर टैक्स लगा हुआ है। नमक के बगैर आपके घर में कोई सब्जी बनती नहीं है, नमक पर टैक्स लगा है। डॉक्टर ने एक बार टाटा बिरला अंबानी को कहा, टाटा बिरला अंबानी को कहा जरा नमक कम खा। तो टाटा बिरला अंबानी को बड़ा गुस्सा है, अरे कम खाने के लिए बोल रहे हो, गरीब हो क्या है, कम खाने के लिए बोल रहे हो? डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, नमक कम खाने का गरीबी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो? नहीं, नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने से राम नाम सत्य होता है।
तो टाटा बिरला अंबानी ने कहा ऐसा है, हाँ ऐसा है। तो टाटा ने पूछा फिर गरीब आदमी को सब्जी खाने को नहीं मिलता है तो नमक के साथ रोटी खाता है, ज्यादा नमक खाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? तो डॉक्टर ने कहा ब्लड होगा गरीब के शरीर में, आपको सारा प्रेशर होगा। ब्लड ही नहीं है, प्रेशर कहां से होगा? गरीब के शरीर में ब्लड होगा तब ना ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? अरे खाना अगर पर्याप्त नहीं मिलेगा तो ब्लड कहां से पैदा होगा? मैं देहात का आदमी हूं, ये जो शरीर है सबसे पहले अगर खाना नहीं मिला तो चर्बी खाता है, चर्बी खत्म होने के बाद अगर नहीं मिला तो मांस खाता है। मांस खाने से क्या होता है, ये जो चमड़ी है ये हड्डी को चिपक जाती है, चिपकने के बाद जो नसें है वो ऊपर दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। मैं देहात का आदमी हूं, देखने की बात बता रहा हूं। गरीब की नसें ये चमड़ी से ऊपर आती हुई दिखती है। देहाती आदमी हूं, अनुभव की बात कह रहा हूं। तो इस तरह से इस देश में ये बातें हमने देखा हुआ है। तो देश में ये होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से होना जरूरी है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए। आज आजादी को 75 साल हो रहे हैं, 6.5 लाख गांव हैं, 2.5 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए, 2.5 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्रियों को। 75 साल में अरे चाइना और तुम बराबरी में आजाद हो गए, चाइना अमेरिका के बराबरी में आ गया। अब तुम अपने बच्चों के लिए गांव में 2.5 लाख गांव में स्कूल तक नहीं बना पाए। इतने सारे प्रधानमंत्री गांव में स्कूल नहीं बना पाए 75 साल में, तो ऐसे प्रधानमंत्रियों को नालायकी का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि ये सारे प्रधानमंत्री नालायक। तो एक आदमी ने मुझे कहा, मेश्राम जी आपके मुंह में प्रधानमंत्री को नालायकी की गाली जो है सुनने को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने कहा गाली दिया? आम आदमी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, लायक बनाया। आम आदमी ने प्रधानमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को लायक बनाया। इस लायक आदमी ने गरीब के लिए कोई योजना नहीं बनाई। हो गया ना, लायक नहीं है, ये हम कह रहे हैं भाई, लायक नहीं है। गरीब ने तो लायक बनाया, मगर प्रधानमंत्री अपनी लायकी सिद्ध नहीं कर पाए, ये हम कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा ये बात तो सही है। 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर बच्चे पैदल चलकर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी ने, मायावती ने, अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि अब भविष्य में बच्चों को पैदल जाना नहीं पड़ेगा, रोडवेज के बस में फ्री में बैठने को मिलेगा। तो हमने सोशल मीडिया के लोगों को गांव में भेजा और बच्चों को पूछवाया, ये बच्चों, ये नरेंद्र मोदी ने, मायावती ने, अखिलेश ने और योगी ने निर्णय लिया कि आप लोगों को रोडवेज में फ्री में बैठने को मिलेगा, अब पैदल जाना नहीं पड़ेगा। तो इस पर आपको क्या लगता है? कहा कि निर्णय तो बहुत बढ़िया है, बड़ा निर्णय, बढ़िया निर्णय है, मगर तो ये तो पत्रकार लोग थे, इनको तो मगर में कोई खबर नजर आई। तो कहा मगर क्या बताओ, मगर क्या? तो बच्चों ने कहा हमारे गांव में रोड ही नहीं है, तो रोडवेज कहां होगा? रोड होगा तो रोडवेज होगा। हमारे गांव में रोड ही नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? अब जब रोडवेज ही नहीं है तो फ्री में कहां बैठेंगे? फ्री में। तो सारा प्रोपेगेंडा है, सारा प्रचार है, झूठा प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। अरे कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछू नहीं है आपके इलाके में, कछू नहीं है। ये सारा धोखेधारी का खेल चल रहा है। किसी ने हमें कहा कि आपको अगर मान लो सरकार बनाने का मौका मिले तो आप क्या योजना बनाओ? तो हमने कहा अभी अगर हमको मौका मिले तो देखो हम योजना कैसे बना सकते हैं कि 5 लोगों के परिवार के लिए हर महीने, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में जी रहा है उसके परिवार में 11,000 रुपया महीने को जाएगा, 5 लोगों के परिवार में। और उस परिवार का मुखिया महिला होगी, ध्यान रखो, महिला उस परिवार की मुखिया महिला होगी। पुरुष क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुरुष को अगर अकाउंट में 11,000 दे दिया तो पौवा पीकर सौवा हो जाएगा, गरीब को कोई फायदा नहीं होगा। महिला को परिवार समझ में आता है तो परिवार की मुखिया महिला को माना जाएगा और पैसा निकालने का अधिकार भी महिला का होगा, कानून बना दिया जाएगा। और 11,000 रुपया जब हर महीने जाएगा तो दूसरे दिन से ही गरीब का विकास हो जाएगा।
और उसके बच्चे स्कूल में जाना शुरू करेंगे। 10 साल में मैट्रिक पास करेगा, 12 साल में 12वीं पास करेगा, 15 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा और 50,000 रुपया कमाने लायक हो जाएगा तो 11,000 रुपया बंद कर दिया जाएगा। ये किया जा सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये सब किया जा सकता है अगर हमें अवसर मिला। आप लोग, क्योंकि आप ही के हाथ में हैं, आप ही के बटन से अब देश का राजा बनता है। अब रानी के पेट से निकलने वाला राजा बनना बंद हो गया, अब जमाना बदल गया है। आप जो बैलेट बॉक्स में बटन दबाते हो, अरे उससे राजा बनता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को अधिकार दिया, पता नहीं जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार विधायक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि ये तो शासक बनने का अधिकार है, अब भविष्य में शासक बनने के लिए इसका उपयोग और प्रयोग करेंगे, ये बात समझदारी की गांठ बांध जिंदगी भर काम में आएगी। 1 किलो घी दिया, पता नहीं साला एक दिन पूरेगा कि नहीं पूरेगा। ये जो बात बता रहा हूं ये जिंदगी भर काम में आएगा, हर गरीब आदमी के काम में आएगा। तो इसलिए ये बात समझा रहा। और एक बात महिलाओं के लिए बताता हूं, हमारे लोग गरीब लोगों की क्या मांग, गांव में बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, नहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाओ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाओ, नहीं बना रहे हैं। इस वजह से गांव में महिलाएं बच्चा पैदा करने के दौरान मर जाती है। ऐसा रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं बच्चा पैदा करने के दौरान मर जाती है। ये भी दुखद बात है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है भारत में। और जहां पर है, मैं गांव का रहने वाला हूं, जहां पर है वहां डॉक्टर बैठता नहीं है। अरे डॉक्टर तो छोड़ो, कंपाउंडर नहीं बैठता, कंपाउंडर नहीं बैठता। और जब कंपाउंडर भी 2-3 महीने नहीं आता तो गांव के कुत्ते फैसला करते हैं कि ये घर शायद हमारे लिए बनाया हुआ है, और उस घर पर कब्जा कर लेते हैं, वही उनका रहना पीना शुरू हो जाता है। ये परिस्थिति आंखों से देखी हुई बात बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, किताबी बातें नहीं बता रहा हूं। इसलिए अब मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं। ये देखिए कलर वाला फोटो, इस कलर वाले फोटो में ये उत्तर प्रदेश में 2 फोटो है। एक परमेंद्र प्रताप का, पोस्ट ग्रेजुएट एमए पढ़ा हुआ नौजवान आदमी है, 40 साल का, और इसको हमने शेड्यूल कास्ट का है, आगरे का है, मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया है। मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट, पोस्ट ग्रेजुएट है, झोला छाप नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और दूसरा ये देखो, ये दूसरा लाल फेटे वाला आदमी, मूछ वाला आदमी, ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कुर्मी जाति का, अम्बेडकर नगर का है, ओबीसी प्रवर का है, किसान जाति का है, और इस तरह से आंदोलन करने वाला नेता है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन में लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर था, नरेंद्र मोदी को कानून पीछे देने के लिए मजबूर करने वाला नेता है। इसको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। किसी राजनीतिक दल ने, किसी भी पार्टी ने किसी किसान नेता को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाया। पहला इसको देखोगे, फेटा बांधा हुआ, बड़ी मूछ वाला, हल चलाने वाला, इसको 2.5 साल मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया, हो गया। फिर उसके बाद ये 5 लोगों के चेहरे। पहला चेहरा है वो है मेहरबान अली। एक बार मुझे ओवैसी साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनको पूछा, आप अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम मुसलमान का बनाओ, क्यों मांग करते हो? मैं दे देता हूं। तुम मांग कर रहे हो, देने वाला नहीं है, मैं आगे बगैर ही दे देता हूं। तो मेहरबान अली को, एक मुसलमान को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया। दूसरा है डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्लाह। एक बार ये लखनऊ में मुझे मिलने के लिए आए बंदूक लेकर। मैंने कहा बंदूक क्यों लाया? तो दूसरे कार्यकर्ता ने कान में कहा फूलन देवी का भांजा है। फिर मैंने कहा हाँ, फिर अब फूलन देवी का भांजा है और बंदूक नहीं रखेगा तो क्या रखेगा? तो उसी दिन समझ लिया कि हाँ, ये डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनने लायक आदमी है। निषाद उर्फ मुल्ला, मोस्ट बैकवर्ड क्लास का आदमी। दूसरा इसका भाई है बीजेपी के साथ, निषादों का संजय निषाद, उसको बीजेपी ने 13 सीटें दिया, 13 में से 11 सीटें ब्राह्मण को भेज दिया। ये मायावती का दूसरा रूप है। ये जो संजय निषाद है वो क्या कहता है, मायावती भी बेचती है, मैं भी बेचता हूँ। जब मायावती गलत नहीं है तो मैं कैसे गलत हूँ? मायावती ब्राह्मण को टिकट देती है पैसा देकर, मैं भी टिकट बेचता हूँ। बहुत ईमानदार आदमी है, बेचता हूँ खुल्लम खुल्ला कहता है, इतना नालायक आदमी है। तो जो टिकट बेचेगा वो हम लोगों का कल्याण क्या कर पाएगा? तो ये डॉक्टर रघुनंदन निषाद। तीसरे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा, एमबीबीएस डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर नहीं, आजमगढ़ के।
तो इस तरह से ये तीसरे एमबीसी के डिप्टी सीएम के कैंडिडेट। चौथे हैं रामजोर सरोज, ये मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासी जाति के शेड्यूल कास्ट की दूसरी बड़ी संख्या वाली जाति। और पांचवा कैंडिडेट है दिनेश लोधी, ये बुंदेलखंड का है। मैं जब पहली बार बुंदेलखंड गया तो वहां देखकर हैरान हो गया कि वहां की महिलाओं को 3-3, 5-5 किलोमीटर तक पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, अरे जिस प्रदेश में बुंदेलखंड है वो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी बहती है, बारमासी नदी बहती है, और उसी प्रदेश के बुंदेलखंड में लोगों को पानी पीने के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। बड़ी हैरान करने वाली बात है। हमने दिनेश लोधी को डिप्टी सीएम बनाया और कहा कि जब अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने अवसर दिया तो कानपुर में गंगा आती है, कानपुर से नहर निकालो, बुंदेलखंड पैसे की कमी नहीं है, कानपुर से नहर निकालो, बुंदेलखंड में पहुंचा दो, सारे बुंदेलखंड में पानी पानी, कोई इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से 5 उप मुख्यमंत्री बनाए, 2 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनाए। ये भागीदारी का संकल्प है, ये हिस्सेदारी दी जा रही है। किसी राजनीतिक दल ने कोई भागीदारी, कोई हिस्सेदारी नहीं दी, सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम किया है। और ये हम पूरा करेंगे, जो वादा किया है तोड़ेंगे नहीं। तो इसका सबूत ये देखो, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया। यदि पूरा नहीं किया तो आपको हम पर मुकदमा करने का अधिकार होगा, जेल में भेजने का अधिकार होगा। है कोई पार्टी भारत भर में या उत्तर प्रदेश में जो इस तरह का स्टैम्प पेपर लिख कर दे सकती हो? किसी की है औकात? कोई पार्टी स्टैम्प पेपर पर लिख कर नहीं दे रही है, स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में अमिता भारती MA BEd है और अभी आपके सामने उसने भाषण दिया तो आपको समझ में आया होगा कि उसके मुंह में लंबी जबान भी है, बोलने का हुनर भी है। आपकी लड़ाई विधानसभा में जाकर लड़ेगी। ऐसे लड़ने वाले विधायक की सीट के लिए ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए, जो विधानसभा में जाकर मुंह पर पट्टी बांधकर रखने वाले लोगों को मत भेजिए। आप ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।